अपनी बेबाकी के लिए मशहूर और राजनीति में सत्यनिष्ठा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने वालों में शुमार जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और वर्तमान में कहें तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक सरजू राय जी इस वक्त में कोयलांचल धनबाद के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रम रहा है इनका। चलिए जरा सा उनसे बात करते हैं कि आज कौन कौन से कार्यक्रम में शिरकत किए और आगे की राजनीतिक तौर पे कहें तो इनकी रणनीति क्या होगी। सर, धनबाद में आपका बहुत सघन दौरा है। इस क्षेत्र के दौरा का मेरा मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग लंबे समय से दामोदर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम कर रहे थे। 2 साल पहले तक काफ़ी सफलता मिली। 95% दामोदर औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो गया। पिछले 6 महीने से मुझे सूचना मिल रही थी कि फिर से बोकारो स्टील, धनबाद की कुछ कोलवा सीरीज, नगर निगम, नगर पालिकाएँ ये सब बेतहाशा गंदा कर रहे हैं नदी को। सरकार के समय में सबसे ज़्यादा मुखर आप जिस मामले को लेकर हुए, एक तो यह है कि मोमेंटम झारखंड का मुद्दा रहा हो या फिर कई योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारे बिना हवाई बातें की, तो उस पर भी चर्चा हुआ। हाँ, वो था खास करके खनन के क्षेत्र में जो अनियमितताएँ होती थीं वे थीं। मैंने 2 पुस्तकें भी इसके बारे में लिखी हैं, उनको भी मैंने मुख्यमंत्री को दिया है। कितने घोटाले के बारे में उसमें जिक्र है पुस्तक में? नहीं, एक-एक घोटाले के बारे अलग पुस्तकें हैं दोनों। एक तो मेनहर्ट घोटाला जो बहुत पुराना हुआ था, जिसमें एसीबी जांच कर रही है, जांच करके एसीबी ने नोटिस भी दिया है। दूसरा खनन घोटाला है। ये 2 घोटाले हैं। इन दोनों की पुस्तकें मैंने तैयार की, सरकार को दे दिया। प्रमाणिक सबूत के साथ हैं। 100% जो सबूत हैं वो उसमें हैं, नहीं तो बिना सबूत के कहीं सुनी बातें नहीं हैं। एक और सवाल आपने तो उठाया था कि पिछली बार जब भाजपा ने पार्टी कार्यालय सभी जिलों में जब स्थापित किए थे, उसमें भी गड़बड़ी आई थी और धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल से लेकर कई लोगों का नाम आपने जिक्र किया था। पूर्व सीएम रघुवर दास जी का भी जिक्र किया था। क्या वाकई उस तरह की गड़बड़ी हुई थी? नहीं, मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया था उसमें। मैंने ज़रूर कहा था कि एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसने 8 जिलों में कार्यालय बनाए और उन कार्यालयों का जो एस्टीमेट था, बनने का खर्च था, वो अभी बाज़ार दर से बहुत ऊंचा था। और इसके अलावा जितना क्षेत्रफल में निर्माण हुआ है उसको भी ज़्यादा दिखाकर बिल केंद्रीय पार्टी को भेज दिया गया है। जांच हुई। जांच इसलिए हुई कि लोगों ने अपने ऊपर, बीजेपी ने खुद ही ले लिया इसको कि हमारे बारे में है। मैंने कहा नहीं था। तो जो क्षेत्रफल बढ़ाकर दिखाया था जांच में, तो उसको तो रोक दिया केंद्रीय पार्टी ने। एक सवाल तो आप पे भी आया कि जब इतनी ही ज़्यादा तलखी थी और रघुवर दास जी से आपका पट नहीं रहा था, तो आप मंत्री क्यों बने रहे? आपने इस्तीफा समय से पहले उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया जब सुचिता की बात आती है, जब सिद्धांत की बात आती है? देखिए, मैंने इस बारे में पहले भी कुछ लोगों को बताया है। 4 अगस्त 2017 को समय लिया था मैंने प्रधानमंत्री से मिलने का, और समय मिला। मैं पार्लियामेंट के उनके ऑफिस में जाकर मिला। 5 मिनट का समय मिला था, 25 मिनट उनसे बात हुई। पुराने संबंध थे। पहले तो घर परिवार, स्वास्थ्य, सब के बारे पूछा उन्होंने। फिर दामोदर के बारे पूछा कि आपका प्रयास का क्या स्थिति है। तो ये होती रही। मुझे लगा कि बात समय निकल रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए नरेंद्र भाई, मैं एक ख़ास मकसद से आपके यहाँ आया हूँ, और वो मकसद ये है कि मैं अभी जिस सरकार में हूँ उस सरकार में रहकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और मैं चाहता हूँ, आपके यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं इस सरकार से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। और ये बात आपके पास आकर पूछना इसलिए पड़ रही है कि जब सरकार बन रही थी तो रघुवर दास जी मुझे मंत्रिपरिषद में रखने के लिए राजी नहीं थे। आप लोगों ने दबाव डालकर मुझको रखवाया। इसलिए मैं आपसे बिना पूछे, आपको बिना सूचित किए इस्तीफ़ा कर दूंगा तो शायद आप कहेंगे कि मैंने अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं आपको सूचित करने आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखिए, इस्तीफ़ा देने के बारे तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हम लोग मिलजुल कर स्थिति को, हालत को ठीक करेंगे, और अमित भाई से मैं कहूँगा वो आपसे बात करेंगे। तो क्या अभी कोई गुंजाइश है कि भाजपा में आपकी वापसी के लिए कोई प्रयासरत उधर से किया गया हो या आप जाना चाहते हो? नहीं, उधर से कोई प्रयास नहीं है और मेरी ओर से भी कोई प्रयास नहीं है। मैं तो मान रहा हूँ कि भाई, राजनीति में बहुत सारे पड़ाव जीवन में आए, उसमें एक और ये भी पड़ाव आया। लेकिन 14 साल बाद
बाबूलाल मरांडी जब वापसी कर सकते हैं तो आपके साथ भी ये बात हो सकती है? नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत लोग गए आए फिर गए। कल्याण सिंह तो 2 बार बाहर गए, 2 बार आए। ये उदाहरण है, मगर मेरे संदर्भ में मेरी ओर से पहल की कोई गुंजाइश नहीं। 2024 को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। आपका नज़र में क्या लग रहा है कि क्या राजनीतिक परिदृश्य रहेगा? देखिए, 2024 की तैयारी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इस देश के साथ इसकी विभिन्नताओं को लेकर कई ऐसे प्रयास विभिन्न ताकतों से होते हैं कि ये देश बिखर जाए। तो ऐसी स्थिति में इस देश को एक रखने वाला, वो भी भारतीय आदर्शों पर एक रखने वाला समूह ही शासन में रहे तो मेरे जैसे लोगों के लिए बेहतर होगा। तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार वापसी करेगी? अब नहीं कहा जा सकता है, मगर इसके प्रति कोई आपको निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। ये समय है, इस देश की जनता परिस्थिति के अनुसार तय कर देती है क्या होने वाला है, इसलिए लोगों की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करना चाहिए। जो होगा आगे, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान एक खतरा नहीं बनते जा रहा है, चुनौती नहीं बन रहा? देखिए, तालिबान केवल अफ़गानिस्तान के लिए और आतंकवाद के लिए चुनौती नहीं है। इस देश के भीतर बैठे हुए ऐसे लोग, जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन में लड़ाई होती है और इज़राइल के हमले तेज़ होते हैं, तो यहाँ के कोने कोने से आवाज़ आती है बहुत गलत हो रहा है, इज़राइल को रोकना चाहिए, करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के बारे तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, सब खामोश है। तालिबान सब खामोश है। इसलिए लगता है कि हमारे देश के भीतर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिन पर नियंत्रण अंकुश जरूरी है, और उस पर अंकुश कोई ऐसा समूह या ऐसा गठबंधन नहीं कर सकता है जो इन मूल्यों के प्रति आस्था नहीं रखता है, देश की एकता अखंडता के प्रति आस्था नहीं रखता है। एक आखिरी सवाल कि हेमंत सोरेन सरकार जब आई थी बेरोजगारों को रोजगार देने के वादे के साथ, ये वादे अब भी अधूरे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। और एक विवाद और भी है कि जो नौकरियों के लिए नई जो नीति बनाई गई है उसमें जो है कहा गया है कि हिंदी को हटा दिया गया है और उर्दू या अन्य चीज़ों को, अन्य जो लोकल भाषा है वो शामिल किया गया है। तो इससे क्या एक विरोधाभास पैदा नहीं हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हेमंत सोरेन से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते प्रेम और स्नेह पर आधारित हैं। वो भी व्यक्तिगत रूप से मेरा सम्मान करते हैं और मैं भी उनके प्रति स्नेह का भाव प्रकट करता हूँ। मगर ये जो चीज़ें हो रही हैं नियोजन नीति के नाम पर, जिसकी चर्चा आपने भी किया, ये इस राज्य को कहाँ ले जाएगा, और इस राज्य के विकास का कोई सपना देख रहा है तो उसमें कितनी बाधा इसे उपस्थित होगी, इसको सोचना चाहिए। एक बड़ा खतरा इसे उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ऐसी मानसिकता झारखंड जैसे प्रदेश में हो जाए कि हम हिंदी को नकार दें, नकार दें। और केवल इतना ही नहीं, केवल नकारना ही नहीं है, इसमें जो बातें आ रही हैं, जिन क्षेत्रीय भाषाओं की बात आ रही है, सबकी बात आ रही है। हिंदी को तो सभी स्वीकार करते हैं, 20 साल हो गए, आज भी ये भावना रहेगी कि कोई आदिवासी है, कोई गैर आदिवासी है, कोई मूलवासी है, कोई बाहरी है, कोई प्रवासी है। तो ऐसी स्थिरता रहेगी। नियम और कानून संविधान के खिलाफ जो भी होगा कोर्ट में कोई जाएगा, खारिज हो जाएगा। 20 साल से सही होता रहा है और इस मामले में भी कोई जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो आपने सुना सरजू राय जी की बात, बिल्कुल खरी खरी बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश के जो कानून है, विधि सम्मत जो नियम है, उसी के आधार पर देश भी चलनी चाहिए और राज्य की सरकारों को भी वो सभी वादे पूरी करनी चाहिए जिसे वो जनता के सामने वादे करके सरकार में आई थी। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।